कुरान और बाइबल जैसी किताबों में कहा गया है कि अगर आप अच्छा करते हैं तो आपके साथ भी अच्छा होता है। मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जब भी मैंने अच्छा किया तो मुझे तकलीफों के अलावा कुछ नहीं मिला। इस जिंदगी ने मुझे असंख्य दुख और थोड़ी सी खुशियां दी हैं। मेरा जीवन उस किताब की तरह है जिसमें सिर्फ कड़वे अनुभव दबे हुए हैं। जब ये बाहर निकलता है तो असहनीय दर्द होता है। मैं बहुत इमोशनल हूं। मैंने हमेशा अपना जीवन दिल से जिया है, इसके लिए मैंने हद से ज्यादा तकलीफें सही हैं। ये बात खुद मधुबाला ने फिल्म फेयर को दिए गए इंटरव्यू में कही थी। मधुबाला को भारत की मर्लिन मोनरो कहा जाता है। माना जाता था कि वो हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस नहीं, लेकिन उनकी जिंदगी उतनी ही फीकी रही। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लोबल थॉट में। एक बार फिर ग्लोबल थॉट में आज की स्टोरी मधुबाला की। तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए हिंदी सिनेमा की खूबसूरत अभिनेत्री मधुबाला की जीवन की कहानी को। दोस्तों, मधुबाला प्रेम की प्रतीक वैलेंटाइन डे पर पैदा हुई थी। दर्द से भरा उनका दिल प्यार से भरा था। उन्होंने दूसरों पर भरपूर प्यार, अपनापन और ममत्व न्यौछावर किया, लेकिन बदले में उन्हें किसी से कुछ नहीं मिला, ना प्यार ना अपनापन। मधुबाला ने 4 लोगों से प्रेम किया था, लेकिन किसी एक के साथ भी उनका रिश्ता मुकम्मल ना हो सका। फिर उन्होंने किशोर कुमार से शादी की, लेकिन जब आखिरी समय में बीमार पड़ी तो उन्होंने भी उनसे मुंह मोड़ लिया। महज 36 साल की उम्र में 23 फरवरी 1969 को मधुबाला ने दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, कम उम्र में मधुबाला को पहला प्यार हो गया था। जब वो दिल्ली में रहती थी तो वहां पर रहने वाले लतीफ को वो पसंद करने लगी, जो आगे एक आईएएस अधिकारी बने। जब लतीफ को पता चला कि मधुबाला को मुंबई शिफ्ट होना है तो बहुत दुखी हो गए। वो नहीं चाहते थे कि वो उनसे दूर जाएं, वहीं मधुबाला भी उनसे दूर नहीं होना चाहती थी। जब मुंबई जाने से पहले दोनों की आखिरी मुलाकात हुई तो मधुबाला ने उन्हें गुलाब का एक फूल दिया, जिसे उन्होंने ताउम्र संभाल कर रखा। इधर मुंबई आने के बाद मधुबाला फिल्मों में बिजी हो गई, लेकिन लतीफ उन्हें कभी नहीं भूल पाए। कहा यह भी जाता है कि मधुबाला के निधन के बाद लतीफ उनकी कब्र पर उनकी डेथ एनिवर्सरी पर जाते थे और उस पर गुलाब का एक फूल रखाते थे। 1949 में बॉम्बे टाकीज के बैनर तले फिल्म महल बनी। इस फिल्म के निर्देशक कमाल अमरोही थे। फिल्म के लिए पहले सुरैया को कास्ट किया जाना था, लेकिन स्क्रीन टेस्ट के बाद लीड रोल में मधुबाला को चुना गया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही मधुबाला और कमाल अमरोही एक दूसरे के नजदीक आए। मधुबाला के पिता दोनों के रिश्ते से बहुत खुश थे। उन्होंने कहा अगर आगे चलकर दोनों शादी कर लेते हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। मगर कमाल अमरोही पहले से शादीशुदा थे और वो अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि मधुबाला उनकी दूसरी पत्नी बनकर रहें, लेकिन मधुबाला को ये शर्त मंजूर नहीं थी। उनका कहना था कि वो अपने पति को किसी और के साथ बांट नहीं सकती हैं। उन्होंने कमाल अमरोही को पहली बीवी से तलाक लेने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसी वजह से दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। दोस्तों, 1951 में रिलीज हुई बादल में मधुबाला प्रेमनाथ के साथ नजर आई थी। शूटिंग के दौरान ही एक दिन मधुबाला प्रेमनाथ के मेकअप रूम में गई और उन्हें लव लेटर और गुलाब दिया। तब प्रेमनाथ समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। जब उन्होंने लेटर पढ़ा तो उसमें लिखा था अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो प्लीज ये गुलाब स्वीकार कर लें, वरना ये खत और फूल वापस कर दें। इस खत को पढ़कर प्रेमनाथ के होश उड़ गए। उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की ने उन्हें प्रपोज किया है। उन्होंने खुशी खुशी प्रपोजल को स्वीकार कर लिया। दोनों में इतना गहरा प्यार हो गया था कि जब भी किसी फिल्म का ऑफर प्रेमनाथ को आता तो वो सिर्फ मधुबाला से पूछकर फिल्में साइन करते थे। इसी वजह से मधुबाला ने प्रेमनाथ के सामने धर्म बदलकर शादी करने का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन प्रेमनाथ ने मना कर दिया। धर्म के कारण ही प्रेमनाथ उनसे शादी नहीं कर पाए और उस समय की टॉप एक्ट्रेस बीना राय से शादी कर ली। दोस्तों, आपको बता दें कि इस खबर से मधुबाला को गहरा सदमा लगा था। उन्होंने प्रेमनाथ से कह दिया कि तुमने मेरा प्यार ठुकराया है, तुम भी प्यार को तरसोगे। आखिरकार हुआ भी वही। प्रेमनाथ और बीना राय की शादीशुदा जिंदगी कुछ खास अच्छी नहीं रही। बाद में उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। जब ये बात मधुबाला को पता चली तो उन्होंने प्रेमनाथ को कसम दी कि वो शराब ना पिए। साथ ही ये भी कहा कि शराब पीने से अच्छा है कि वो उनका खून पी जाएं। मधुबाला की ये बात प्रेमनाथ के दिल को छू गई। उन्होंने करीब 14 साल तक शराब को हाथ भी नहीं लगाया। दोस्तों, दिलीप कुमार और मधुबाला की मुलाकात फिल्म तराना के सेट पर हुई थी। दोनों पहले दोस्त थे, लेकिन धीरे धीरे मधुबाला उन्हें पसंद करने लगी। एक बार उन्होंने अपने करीबी मेकअप आर्टिस्ट के जरिए दिलीप कुमार को खत के साथ एक गुलाब भेजा। खत में लिखा था अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो ये खत कबूल करिएगा, वरना इसे वापस भेज दीजिएगा। दिलीप कुमार ने इस खत को कबूल कर लिया और इसके बाद दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। 1955 में पहली बार फिल्म इंसानियत के प्रीमियर के दौरान दोनों को साथ में पब्लिक प्लेस पर देखा गया। हालांकि यह आखिरी मौका भी था कि जब दोनों पब्लिक प्लेस पर साथ दिखे। उनका रिश्ता 9 साल में ही टूट गया। वजह यह थी कि मधुबाला के पिता चाहते थे कि दिलीप कुमार मधुबाला के हिसाब से काम करें। वो हर उन काम में दखल देते थे।
इसका जिक्र दिलीप कुमार ने अपनी ऑटोबायोग्राफी दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शैडो में किया था। उन्होंने लिखा था, जब मेरी मधवाला से उनके पिता अता उल्ला खान के बारे में बात हुई तो मैंने उन्हें साफ कह दिया कि काम करने का मेरा अपना तरीका है, मैं अपने हिसाब से प्रोजेक्ट चुनता हूं और उसमें मेरा अपना भी प्रोडक्शन हाउस तो मैं भी ढिलाई नहीं कर सकता। दिलीप कुमार की यह बात मधवाला के पिता को पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि वो बहुत घमंडी हैं और अड़ियल हैं। इन सब चीजों के बाद भी दिलीप कुमार को मधवाला पर पूरा भरोसा था। दिलीप कुमार ने अपनी बहन के साथ उनके घर पर शादी का रिश्ता भिजवाया था, लेकिन मधवाला के पिता इसे ठुकरा दिया। इस इनकार के बाद भी उन्हें यकीन था कि मधवाला उन्हीं की है। एक दिन दिलीप कुमार ने उनसे कहा कि चलो शादी कर लेते हैं, तो वो रोने लगी। मधवाला भी पिता की कोई बात टालती नहीं थी। इस पर दिलीप कुमार ने कहा, अगर आज तुम नहीं चली तो मैं तुम्हारे पास लौट कर कभी नहीं आऊंगा। इसके बाद सच में वो मधवाला के पास कभी नहीं लौटे। फिल्म मुगल आजम में अनारकली और सलीम की जोड़ी में दिलीप कुमार और मधवाला को बहुत पसंद किया गया था, मगर शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते थे। दोस्तों, फिल्म साकी में मधवाला को नृत्य सम्राट पंडित गोपी कृष्ण ने डांस सिखाया था। मधवाला से उन्हें इश्क नहीं था, लेकिन वो भी उनकी खूबसूरती के दीवाने हो गए थे। एक बार सेट पर शूटिंग खत्म होने के बाद मधवाला ने उन्हें नाश्ता ऑफर किया। वो उनके इस ऑफर से इतना खुश हुए कि साथ में खाने के लिए राजी हो गए। उन्होंने ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि नाश्ते में क्या है। दोनों टेबल के आमने सामने बैठ गए और बातें करते हुए नाश्ता करने लगे। इस दौरान गोपी कृष्ण मधवाला को एकटक निहारते रहे और बिना खाने की ओर देखे ही खाते रहे। वो नाश्ता नॉन वेजिटेरियन था, लेकिन गोपी कृष्ण को इस बात का जरा भी एहसास नहीं हुआ। जब ये बात उन्हें पता चली कि वो नाश्ते में चिकन मटन खा चुके हैं तो वो बहुत परेशान हुए। मधवाला को भी इस बात का बहुत मलाल रहा, क्योंकि पंडित गोपी कृष्ण वेजिटेरियन थे। दोस्तों, पेंगुइन इंडिया की किताब बॉलीवुड टॉप 20 सुपरस्टार्स ऑफ इंडिया में राज कपूर ने बताया था कि शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे ने एक बार जब शूटिंग के दौरान मधवाला को देखा था तो वो उनकी खूबसूरती से इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा, आज तो मेरा दिन बन गया। 1960 में रिलीज हुई फिल्म मुगल आजम की शूटिंग के लिए जब शीश महल का सेट बनाया गया था तो कई लोग शूटिंग देखने पहुंचे थे। इनमें चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चाउ एन लाई भी थे, जो खास तौर से मधवाला का डांस देखने के लिए सेट पर पहुंचे थे। दोस्तों, मुंबई के बर्ली सी फेस में भुट्टो परिवार की कोठी हुआ करती थी। 1954 से 1958 तक पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो यहां रहते थे, जबकि उनका पूरा परिवार पाकिस्तान में रहता था। नौशाद साहब ने इस बात का जिक्र कई दफा किया है कि गाने मोहे पनघट में नंदलाल की शूटिंग के दौरान जुल्फिकार अली भुट्टो अक्सर मौजूद रहते थे। इस दौरान वो मधवाला के डांस के मुरीद हो गए थे। भुट्टो उनकी खूबसूरती के इस कदर कायल थे कि वो उनसे शादी करना चाहते थे। भुट्टो ने इस बात का इजहार सेट पर लंच के दौरान मधवाला के सामने भी कर दिया। इसके जवाब में मधवाला ने सिर्फ खिलखिलाकर हंस दिया। दोस्तों, दिलीप कुमार से बिछड़ने के बाद मधवाला अपनी जिंदगी में बिल्कुल अकेली हो गई। उधर दिल की बीमारी की वजह से शूटिंग के दौरान उन्हें खून की उल्टियां होती थी, लेकिन उन्होंने इन चीजों पर गौर नहीं किया। इसी वक्त उनकी मुलाकात हरफन मौला इंसान किशोर कुमार से हुई। उनको एक बार भी से जिंदगी जीने और खुश रहने की वजह मिल गई। दोस्तों, 1960 में मधवाला ने किशोर कुमार से शादी कर ली। किशोर कुमार को उनकी बीमारी की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इस बात को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। शादी के बाद वो मधवाला को लेकर लंदन गए, जहां पता चला कि वो सिर्फ 2 साल ही जीवित रह पाएंगी। जब किशोर कुमार उनके साथ वापस मुंबई लौटे तो उन्होंने मधवाला को उनके पिता और बहनों के पास छोड़ दिया और कहा, मैं काम की वजह से बहुत व्यस्त रहता हूं तो मधवाला की अच्छे से देखभाल नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद वो मधवाला से मिलने आते थे, लेकिन 3-4 महीनों में एक बार ही, जब मधवाला को अपने पति की जरूरत सबसे ज्यादा थी, तब वो उनके पास नहीं थे। मधवाला की हालत दिन पर दिन खराब हो रही थी। उनके शरीर में अधिक खून बनता था, जिस वजह से वो नाक और मुंह से बाहर निकलता था। घर पर डॉक्टर शरीर से खून निकालते थे। उन्हें फेफड़ों की बीमारी भी थी। इस वजह से उन्हें हर 4-5 घंटे में ऑक्सीजन देनी पड़ती थी। मधवाला लंबे समय तक बिस्तर पर रही थी। शरीर में सिर्फ हड्डियां ही बची थीं। खुद को देखकर वो हमेशा रोती रहती थीं और कहती थी कि मुझे जिंदा रहना है, मरना नहीं है। इस वजह से वो मेकअप करके रहा करती थी ताकि उन्हें लगे कि वो ठीक हैं। आखिरकार बीमारी की वजह से दोस्तों मधवाला का 23 फरवरी 1969 को महज 36 साल की उम्र में ही निधन हो गया। आज की बॉलीवुड स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।